बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला आया, बातें यही हो रही थी कि इस पर अपील होगी, बड़ा बेंच बनेगा, इससे बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आती है। निगरान हुकूमत उसमें अपील लेके आ रही है। दूसरी जानब इसी से मिलती जुलती एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आज लेके आए एतजाज़ अहसन साहब कि जबरी गुमशुदगियों, फस्ताइयत, जो कुछ ये हो रहा है माहौल, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले। क्या देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स में अब क्या करने जा रही है, और एतजाज़ अहसन की इस दरख्वास्त से कुछ हालात बदलेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, वफाकी हुकूमत का मेरे ख्याल में उनको जो कहा जाएगा उन्होंने वो कर देना है। और यही कुछ अब वो अपील करने में की जो कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अपील कर लें, कहने का मिलिट्री मकसद। कोर्ट का फैसला क्या था मोहसिन, पहले वो बता दें, उसके बाद अपील पर चले जाते हैं। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स में 103 अफराद थे जिनके ट्रायल शुरू हो गए थे। गुज़श्ता कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी और 3 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस की समाअत हुई थी, तो उसमें अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इल्म में लाए बगैर इन ट्रायल का आगाज़ नहीं होगा। जिसके बाद जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस की समाअत हो रही थी, तो मैंने एक दिन अटार्नी जनरल से पूछा, बल्कि आप वहीं पे मौजूद थे जी, जिस वक्त मैंने ये सवाल अटार्नी जनरल से कि किया। ट्रायल हो रहा है कि नहीं। जी जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है कि क्या अभी जो मिलिट्री फौजी कोर्ट्स, अदालतें हैं हाँ। उनमें ट्रायल का बाकायदा आगाज़ हुआ है या नहीं। मैं चेक करके ही बता सकता हूँ। तो ये सूरत हाल उस वक्त तक थी। फिर उसके कुछ दिन के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया और उस जवाब में ये कहा गया था कि मुल्क फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का आगाज़ हो चुका है। लेकिन हमें कुछ ज़राए ने यह भी बताया कि ये ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ था, बल्कि ट्रायल काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुके थे। अच्छा, जी। और बस सजाएं होने वाली जी थी। जी, नहीं, बल्कि बहुत सारों को शायद सज़ाएं हो भी चुकी हों। ट्रायल काफ़ी लोगों के मुकम्मल हो चुके थे। ये खबर थोड़ी ताख़ीर से निकली और आपको पता है कि वो कोई बहुत ज़्यादा उसमें दलाइल और ये चीज़ें तो होती नहीं है। जो जिन खदशात का इजहार बार बार केस की समाअत के दौरान किया जा रहा था, वो यही थे कि वहाँ पर अपील का हक नहीं दिया जाता, शवाहिद पेश करने का मौका नहीं मिलता, हक दिफा नहीं होता। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो जिनके ऊपर बार बार दरखास्त गुजारों के वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में भी खदशात का इजहार किया गया। तो ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कार्रवाई थी, ये कोई ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी वो प्रोसीडिंग्स नहीं होती। शॉर्ट किस्म की, आप समझे कि समरी ट्रायल होते हैं और उसके फौरी बाद सजाएं सुना दी जाती हैं। सही। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था, उसमें ये चीज़ बाकायदा तौर पे लिखी हुई थी कि जिन लोगों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो गए हैं उनकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। राइट। तो ये लिखने का मकसद सुप्रीम कोर्ट का यही हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के भी इल्म में ये बात आ चुकी थी कि शायद काफ़ी लोगों के जो ट्रायल हैं वो मुकम्मल हो चुके थे, इसलिए उनको कलअदम करार देना ज़रूरी है। और फिर यही एक जो लाइन थी, एक सतर थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी और कहा कि जो ट्रायल हो चुके हैं अगर कुछ मुल्ज़मान के, तो उनकी भी कोई कानूनी या लीगल वैल्यू हैसियत नहीं है। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम जो 103 कैदी हैं बशमूल हसन न्याजी, क्योंकि उनको बाद में फौजी हिरासत में दिया गया था, इन तमाम लोगों के मुकदमात जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, हमारी पहले से मौजूद एक अदालती निज़ाम है, उसके अंदर चलाई जाएंगी। और उसमें भी फिर आगे डिवीजन ये होगी कि जिन लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के दफात लगाई गई हैं उनके मुकदमात एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलेंगे, और जिन लोगों के जो दफात हैं वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत या ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, इस तरह के जो या फौजदारी जो ज़ाब्ता है उसके तहत जो दफात शामिल की गई हैं, फिर उनके मुकदमात आगे सेशन कोर्ट्स में या दीगर जो अदालतें हैं वहाँ पे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब 3-4 दिन इस फैसले को हो चुके हैं। बड़ा अहम ये फैसला था और अब ये देखें कि इस फैसले के खिलाफ अब वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम अपील दायर करेंगे। अब अगर अपील दायर करते भी हैं तो मेरे ख्याल में इस फैसले को रिवर्स करना कोई बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं होगा। आपको याद है जब अब ये शेख रशीद साहब का इंटरव्यू आया था, जी। तो हमने उस वक्त कहा था कि हमें ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के वाक़यात से अब जान जान छुड़ाना छुड़ाना चाहती है, उससे पीछे हटना चाहती है, क्योंकि ये बार बार एक चीज़ शायद अब उनके लिए भी परेशानी का बायस बन रही है। और ये जो ट्रायल का आगाज़ करने का एक मरहला था, मेरे ख्याल में शायद इसका मकसद ही यही था
कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को इस बात का इल्म होगा कि ट्रायल का आगाज़ कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस के हवाले से शायद अपना जजमेंट जल्दी जारी करेगी। और फिर वही हुआ कि इधर ट्रायल के हवाले से जब वफाकी हुकूमत ने अपना जवाब जमा करवाया, तो उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कह दिया कि ये जो मुल्ज़मान का जो ट्रायल हुआ है वो कलअदम करार दिया जाता है। और इसके अलावा वो दो शिकें आर्मी एक्ट की जिनके तहत मुल्ज़मान की हवालगी की गई थी, या उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमले किए हैं, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी राय महफूज रखी है। अब वो इसके हक में देते हैं, ये इसके खिलाफ जाते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। तो कर दिया देखिए, उन्होंने अभी अपनी राय का इजहार नहीं किया, हम इसको इख्तिलाफ भी नहीं कह सकते, रिटर्न उन्होंने अभी जारी नहीं किया, लेकिन 4 जजेस ने कह दिया कि ये दोनों शिक्के भी गैर आईनी हैं। निगरान हुकूमत के अपील दायर करने से अब क्या होगा? अपील का देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अब अपील जब दायर की जाएगी तो इसके ऊपर 5 रुकनी ये लार्जर बेंच था, तो अब अगर इसके ऊपर बेंच बनता भी है तो वो 6 रुकनी होगा, 7 नहीं, उससे जितने जज पहले है उससे ज्यादा होंगे, वो 6 भी हो सकते हैं। नहीं, अभी देखिए, जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंजार साहब ने बना के एक मिसाल बनाई, तो उन्होंने 8 का भी बनाया, और जब वो रिटायर हुए तो उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की जो आखिरी समाअत हुई थी वो 6 रुकनी बेंच ने की थी, और फिर उनको ही एक्सक्लूड करके बाकी जो 5 जज थे उन पर मुश्तमिल ये 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया था। तो अब कहने का मकसद ये है कि अब इसके ऊपर 6 रुकनी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इससे बड़ा अब वो 3 रुकनी कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि इसके ऊपर कितने रुकनी बेंच बनाना है, कौन कौन से जजेस इस बेंच में शामिल होंगे। मुझे जो लग रहा है कि शायद इसके ऊपर 7 रुकनी लार्जर बेंच ही मुमकिन तौर पे बनेगा, और क्योंकि इसके ऊपर फुल कोर्ट की जो इस्तदाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त मुस्तरद की थी, और दोबारा से एक नए केस में जो है फुल कोर्ट का एक मामला है उसको दोबारा जेर बहस इस वजह से नहीं लाया जा सकता कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में जिस तरीके की मुश्किलात फुल कोर्ट केस की समाअत के दौरान हुई वो हमें सारी मालूम है कि किस तरह मुकदमात आ जाते हैं। एतजाज हसन साहब की दरख्वास्त की तरफ उन्होंने भी कहा है कि मामले को उठाया जाए 184/3 के तहत, गुमशुदगियाँ रुकेंगी, जो लोग गायब हैं वो सामने आएंगे इस दरख्वास्त का, क्योंकि काजी साहब से इस दरख्वास्त का मतलब है काजी साहब की जो बुनियाद है ना ह्यूमन राइट्स वाली, उस बुनियाद को जाके टच मारना। एतजाज हसन साहब ने सही दरख्वास्त दायर कर दी है कि काजी साहब का भी इम्तिहान शुरू हो गया। देखें, मेरे ख्याल में वो पीटीआई के लिए भी वही लेवल रखें जो दूसरों के लिए वो रखते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में एतजाज हसन साहब का ये इकदाम बहुत जुर्रतमंदाना है। वो इस सेंस में है कि मेरी ये ज़ाती राय है कि एतजाज हसन साहब हों या लतीफ़ खोसा साहब हों या वो दीगर लोग जो इस रियासती फस्तायत के ख़िलाफ़ पीटीआई के साथ खड़े हैं, इसकी जगह कोई और सियासी जमात होती, अगर इस तरह का क्रैक डाउन, इस तरह का जो है वो जुल्म और जबर किसी और सियासी जमात पर किया जा रहा होता, तो मेरे ख्याल में ये लोग उनके साथ भी खड़े होते। काजी साहब तो एक मोटो के थोड़ा सा ये असल में इनका एक स्टेस है ना बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो ये बहुत जुर्रतमंदाना इक़दाम है एतजाज हसन साहब का, और ये इस बात की भी एक ये इशारा है कि एतजाज हसन मौजूदा दौर में तारीख की दुरुस्त सिमत पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी इस काविश को यकीनन याद रखा जाएगा। इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया, वो कलअदम करार दे दी गई, और अब ये दूसरा मामला है कि बुनियादी हकूक का, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जो रजीम चेंज के बाद की सूरत हाल है, कंपैरिजन उस दरख्वास्त में मुशर्रफ दौर से जी मुशर्रफ दौर का उन्होंने हवाला इसलिए दिया, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ दौर में जबरी गुमशुदगियों का बाकायदा रियासती लेवल पर जबरी गुमशुदगियों का जो आगाज़ था वो मुशर्रफ दौर में हुआ। अपने शहरी अगवा किए गए, फिर उनमें से बहुत सारे वो थे जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में या 9/11 या अफ़गानिस्तान जंग के हवाले से अमेरिका को मतलूब थे, तो उनके हवाले कर दिए गए। रियासती सतह पर, रियासती लेवल पर ये चीज़ इसको गैर एलानिया पॉलिसी के तौर पर इसको नाफिज किया गया। फिर आप देखें कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल बनी नवाब अकबर बुगटी वाले मामले के बाद, जबरी गुमशुदगियों का एक सिलसिला बलूचिस्तान में शुरू हुआ, जिसके तहत जो साबिक वज़ीर दाखिला थे मुस्लिम लीग नून के चौधरी निसार अली खान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ग़ालिबन ये 2015-16 की बात है, उस वक्त उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान में अब तक 1,000 से ज़ायद मसख़शुदा लाशें गुज़श्ता 6 साल में मिल चुकी हैं। तो ये ये जो 1000 से ज़ायद मसख़शुदा लाशें थी, ये तमाम वही लोग थे जिनको जबरी तौर पर लापता किया गया था, किसी अदालत में, किसी जुडिशल फोरम पर इनको पेश नहीं किया गया था,
और ये रियासती पॉलिसी, गैर एलानिया पॉलिसी, ये काफ़ी अरसे से चल रही थी। इसी हवाले से फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे जस्टिस अतर मिनल्ला, उनके कुछ मुकदमात का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला जबरी गुमशुदगियों को के बारे में कह चुके हैं कि ये बज़ाहिर रियासत की एक गैर एलानिया पॉलिसी है जिसके तहत लोगों को लापता कर दिया जाता है, और उन्होंने इन जबरी गुमशुदगियों को इंसानियत के खिलाफ जुर्म के मुतरादिफ करार दिया था। और उनकी बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस हैं मुदस्सर नारू केस पे, आप देखें या दीगर साफियों को जिस तरह से आज तो एपीएस उठाया के गया। वो लवाहिकीन भी आए थे उन जी बच्चों जी के जी यहाँ जी पर। जी, ये भी बेचारे गुज़श्ता 2-3 साल से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इंसाफ के लिए दर बदर हो रहे हैं। मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं, वो किसने मारे, क्यों मारे, आज तक ये चीज़ें सामने नहीं आ सकी, जिम्मेदारों का तयन काजी नहीं हो साहब का सका, कितना बड़ा कार्रवाई नहीं हो सकी। इम्तिहान है। सर ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, उसकी 2 वजूहात हैं। एक कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से उनका एक अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। देखिए एतजाज़ अहसन ने अपनी दरख्वास्त में इमरान रियाज खान की गुमशुदगी का हवाला दिया, उन्होंने शेख रशीद की गुमशुदगी का हवाला दिया, सदाकत अब्बासी का दिया, उस्मान डार की गुमशुदगी का हवाला दिया, फर्रुख हबीब की गुमशुदगी का हवाला दिया, आजम खान और मोहम्मद खान भट्टी की गुमशुदगी का हवाला दिया, और कहा कि इन लोगों को फिर जी जी गवाह शेख रशीद के बारे में भी उन्होंने यही लिखा कि उनको लापता किया गया, कुछ अरसा, कुछ महीने, कुछ दिन 40 दिन बनते हैं तकरीबन, उनको लापता रखा गया। फिर वो इंटरव्यू देते हैं, उनसे इंटरव्यू करवाया गया, फिर इसी तरह उस्मान डार से करवाया गया, सदाकत अब्बासी से, फर्रुख हबीब से करवाया गया। आजम खान और मोहम्मद खान भट्टी के बारे में उन्होंने कहा कि आजम खान एक ब्यूरोक्रेट थे ग्रेड 22 के, और उनको लापता किया गया, और कुछ दिनों के बाद अचानक अमूमन दरियाम पर आए, कहाँ से आए ये भी मालूम नहीं है, और फिर वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमे में वो गवाह बन जाते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद खान भट्टी हैं, वो भी ग्रेड 22 के ऑफिसर थे, सेक्रेटरी पंजाब कौमी पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी थे, और उनको भी इसी तरीके से लापता किया गया सिंध से, जब वो वहाँ पे जमानत करवाने जा रहे थे, और उसके बाद वो लापता हुए, और फिर पता चला कि उनको और उनके जो मुकदमात है करप्शन, एंटी करप्शन यूनिट जो उस वक्त कर रहा था, वो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उनके खिलाफ भी मुकदमात का आगाज़ कर दिया गया। तो ये वो कुछ मिसालें थी जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त में दी हैं। फिर बलोच मिसिंग पर्सन का, जैसे मैंने कहा, कि उन्होंने हवाला दिया, लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट्स को उन्होंने हवाला दिया कि उसमें उसके रिपोर्ट्स के तहत तकरीबन जो है वो मजमूई तौर पर उन्होंने कहा है कि तकरीबन 14,000 के करीब लोग लापता हैं। उनमें से अब देखें वही बात है कि बहुत सारे लोग वो हैं जिनकी मसबशुदा लाशें मिल चुकी हैं, कोई नहीं जानता कि वो कौन थे, DNA टेस्ट होंगे अगर हुए भी सही। और अब ये देखें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं को, ब्यूरोक्रेट्स को, सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है, लापता कर दिया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, और फिर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू करवाए जाते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। तो आपको ये लगता है कि संगीन सिलसिला रुक खिलाफवर्जी है। जाएगा? अब काजी साहब अगर मामला टेकअप करते हैं तो सिलसिला रुक बिल्कुल, देखें काजी साहब के उनमें 100 खामियां होंगी, 100 उनमें हर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता। हम उनकी जो कमी कोताहियां हैं उसके ऊपर हम तनकीद भी करते हैं, उसके बारे में बात भी करते हैं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ही इस वक्त एक ऐसे जज हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। अगर अल्लाह बेहतर करा जी जी अल्लाह उनको हिम्मत दे, हौसला दे, वो अगर इरादा करें, जस्टिस अतर मिनल्ला जिनकी लैंडमार्क जजमेंट्स और उनके फैसले मौजूद हैं, जब वो बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं। इस तरह ये 5 जजेस जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को गैर आइनी कलअदम करार दिया है, ये 5 जजेस भी देखें कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को ही मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने 4 जो है चीफ जस्टिस, 4 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान हैं। तो इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं थी, बिल्कुल कर सकती है, और पूरी कैपेसिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास। और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पास भी एक ये गोल्डन चांस है कि वो अपना एक जो तासुर उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम सुनहरी रूप से लिखवा जी सकते उनका हैं। देखें जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं उनके हवाले से ये था कि इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की गई थी कि ये इस जो क्रैकडाउन जारी है सियासी जमात, सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ, इसको रुकवाएंगे, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, ख़वातीन जो सियासी वर्कर्स हैं उनको जिस तरीके से गिरफ्तार रखा गया है, मुकदमात सुने नहीं गए। आज भी देखें कि वो जस्टिस आलिया रशीद के पास लाहौर हाई कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर था, और वो रेगुलर काज लिस्ट आज सारी मनसूख कर दी गई है। तो यही मामला है जो बार बार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इमरान खान की भी आज 9 केसेस में जमानत लगी हुई थी, लेकिन वो जी जी आज तो वो भी सारी देखें इसी तरीके से मनसूख कर दी जाती हैं, जेल में रखा जाता है, अगली समाअत पता नहीं कितने महीने के बाद दोबारा वो दरखास्तें मुकर्रर हों,
तो वो जेल में रहेंगी। तो चीफ जस्टिस साहब के पास ये गोल्डन चांस है कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। वो तमाम बातें जो माजी में वो करते रहे हैं, मेरे ख्याल में अब ये एक मौका उनके पास आ गया कि वो उन पर अमल कर सकते हैं और अपने जो तासुर उनका अवाम के अंदर उनका जो तासुर ख़राब हो रहा था उनके इन्हीं जो इकदामात ना करने की वजह से, मेरे ख्याल में ये गोल्डन चांस है कि वो अपने उस तासुर को भी बहाल करें। पाकिस्तान का फ्यूचर जो है जी वो बिल्कुल अब इसी बिल्डिंग से डिसाइड और होगा। इसी हवाले से इलेक्शन का जो मामला है मेरे ख्याल में वो भी यहीं से इसी केस से उसका भी आगाज़ हो सकता है, क्योंकि जब हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू होंगे, सियासी दर्जा हरारत में कुछ कमी आएगी, तो मेरे ख्याल में उसके बाद ही इंतखाबात का एक माहौल बनता हुआ हमें नजर आएगा। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।